नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार के मजबूत होने के बाद अब अजीत पवार गुट जो है वो बैकफुट पर है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता का मूड भांप कर कई विधायकों के पाला बदलने और सीनियर पवार के पक्ष में लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर इस संभावना को टटोलने की कोशिश भी हो रही है। क्या पवार परिवार फिर से एकजुट हो सकता है? फिलहाल अजीत पवार ने एनडीए का साथ खड़े होने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले कई बड़े फैसले महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकते हैं। एनसीपी पवार गुट के एक नेता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव ने एक तस्वीर मोटे तौर पर पेश कर दी है। अजीत पवार की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। इसकी वजह से उन पर कई तरह के दबाव है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह की सियासी चहलकदमी देखने को मिलेगी। पवार परिवार में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस मसले पर अभी कोई सार्वजनिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। अजीत पवार गुट के कुछ नेताओं का मानना है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन अजीत पवार की महत्वाकांक्षा को देखते हुए सब कुछ सहज नहीं लगता। सूत्रों ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में भी कई तरह की हलचल देखने को मिलेगी। चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे सरकार में अपना असर और दमखम दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इससे विधानसभा चुनाव में वे अपनी बड़ी भागीदारी को लेकर भी दबाव बना सके और ऐसे में राज्य में जिस तरह के समीकरण केंद्र में है उसे देखकर लगता है कि उद्धव गुट को लेकर एक संतुलित रुख भी भाजपा नेतृत्व अपना सकता है। इससे जरूरत पड़ने पर बातचीत का रास्ता खुलेगा और कुल मिलाकर कई तरह के घटनाक्रम की संभावना महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर जताई जा रही है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में शरद पवार की भूमिका न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ गई है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी है, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन की। बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे साथ संजय द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के। बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राजीव रंजन जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल महाराष्ट्र के संदर्भ में आप किस तरह का बड़ा उलटफेर होते हुए देख पा रहे हैं? स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब निश्चित ही कुछ अलग तरीके के उलटफेर देखने को मिलेगा। अब कारण क्या है कि आपको बता दूं कि जिस तरीके से अजीत पवार का जो परफॉर्मेंस रहा है ये लोकसभा चुनाव के दौरान, वो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से ऐसा नहीं रहा है कि उसे अजीत पवार किसी भी बार्गेन की स्थिति में आ जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि अजीत पवार को लेकर जो बात कयास लगाई जा रही है वो जरूर है कि अब कुछ अलग तरह के उलटफेर होने की संभावना नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर अजीत पवार के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा डिपेंडेबल, अगर कहा जाए कि विश्वसनीय नहीं रहे। देवेंद्र फडणवीस ने जो पहली बार सरकार बनाने के साथ उनके साथ तो कदम साझा किया था, तो महज 24 घंटे में ही सरकार से वो अलग हो गए और फिर से वो जाके पवार खेमे में शामिल हो गए। ये जरूर कहा जा सकता है कि अजीत पवार को कितना डिपेंडेबल है वो कहना बड़ा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बार बार उनके जो पाले हैं बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये बेहद ही अगर देखा जाए तो एक अलग बात हो सकती है। और कहीं फिर इस बार अजीत पवार निकल के अब पाले बदलते हुए नजर ना आए। तो इसमें कई और दिक्कतें हैं जिसको बातचीत के दौरान और आगे में जाहिर करता हूँ। बाकी लोगों का अलग अलग विचार जरूर सामने हैं। जी ठीक है। मुखलेश जी, क्या वाकई चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसमें, क्योंकि अजीत पवार गुट का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब रहा, महज एक ही सीट अपने नाम कर पाए,
ऐसे में क्या लगता है कि पवार गुट एक बार फिर से या पवार परिवार एक बार फिर से एकजुट हो सकता है, न सिर्फ पारिवारिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर? देखिए, पवार जो गुट है वो अलग है, लेकिन पवार परिवार एक है। परिवार जो है उनका पर्सनल रिलेशन है, वो खून का रिश्ता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। मैं राजनीतिक तौर पे बात कर रही हूँ सर। नेहा जी मुझसे सवाल कर रहे हैं जी आप? जी जी। रही बात है सब प्रदर्शन की बात है, हार जीत तो होते रहता है। और देखिए आने वाले विधानसभा में ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, विधायक उनके टच में, बिल्कुल झूठी बात है। विधायक कोई किसी के टच में नहीं है। विधायक अपने जगह बिल्कुल अजीत पवार साहब के साथ, कटकरे साहब के साथ है, महाराष्ट्र अध्यक्ष के साथ। और हमारे जो प्रफुल्ल भाई पटेल साहब है वो बराबर सभी के साथ में, एक दूसरे के साथ में हेयरिंग में बराबर सब एक दूसरे के टच में, फोन में बातचीत हो रहा है। तो ये कहना कि भाई अजीत, ये अफवाह कुछ लोगों ने उड़ाया जानबूझ के, देखिए, और उनकी जो राजनीति इसी में चलता है। धुआं वही उठता है सर जहां आग लगती है। इससे पहले बार बार कहा जा रहा था कि अजीत पवार क्या एनडीए के साथ आ सकते हैं, क्या सरकार बना सकते हैं, क्या वो सरकार में शामिल हो सकते हैं, क्या डिप्टी सीएम पद उन्हें मिलेगा, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अंत में हुआ वैसा ही। अब अगर ये अटकलें लगाई जा रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये खबर निकल के सामने आ रही है कि 8 से 10 विधायक जो हैं वो अजीत गुट के जो है वो शरद पवार के संपर्क में हैं, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हालात और स्थितियों को भांपते हुए वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हो सकता है कि शरद पवार गुट की तरफ रुख कर लें। नहीं हो सकता है, जर तर में हम विश्वास नहीं रखता है। जो होगा सभी को पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है। और अभी हाल में हमारे शिक्षा विभाग का जो है चुनाव हो रहा है। हमने हमारा कैंडिडेट शिवाजी नलावड़े साहब को यहाँ पर से ये किया है मुंबई शहर में। अभी हम अपने चुनाव में व्यस्त है और अजीत पवार सब कार्यकर्ता के साथ बराबर संपर्क में। उनके बेटे जो है उनका भी, सब यूथ वाले जितने भी हैं उन लोगों टच में एक दूसरे के हो जाता है। हार जीत तो होते रहता है। ठीक है, मुबारक हो सुप्रिया तैयबे को। हमें भाजपा वाले ने जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए था सभी तालुका में, 6 तालुका में, एक तालुका में सपोर्ट हुआ है। हमारी मैडम जो सुमिता, इनका अजीत पवार साहब की मिसेज को, और बाकी जगह हमारे को सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, अपने दोस्तों ने हमें दगा दिया है, वो अलग बात है। हम हमारे कार्यकर्ता के साथ में हम फिर विधानसभा के अंदर पूरे अच्छे ढंग से हम चुनाव लड़ने वाले हैं। सभी विधायक चुन के आने वाले हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और जनता की जान। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है अब तो मौजूदा सरकार में आपकी इम्पोर्टेंस भी कम हो जाएगी, आपको उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। ये बचा पाएंगे क्या अजीत पवार? नेहा जी देखिए, अजीत पवार साहब एक ऐसा हीरा है, मोदी जी के चौथे नंबर कुर्सी पे बैठा है। आपने देखा होगा कल पूरे न्यूज में, सब आपके चैनल में भी हमने देखा है कि अजीत पवार साहब कहीं अगर कम पड़ता था, कहीं उनकी डिमांड नहीं होती थी ये भाजपा सरकार को या फिर देवेंद्र जी को या मोदी जी अमित शाह को, तो उनको बगल में नहीं बिठाता था। तो ये कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अजीत पवार साहब का जो है वो कद बहुत बड़ा है। अजीत पवार साहब को सरकार जो देश में बनी है मोदी जी की, कल बनने वाला, मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ मेरे पूरे राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा गठ की तरफ से कि मोदी जी जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर बने और लोगों का जो विकास है और जो भी काम रुका हुआ है वो फटाफट करे और सभी धर्म को लेके चले, ऐसा हमारी मतलब हमारी पार्टी की तरफ से मांग है। और अजीत पवार साहब कहीं कम नहीं पड़ा है। जहाँ नीतीश कुमार जी है बैठे थे, आपने देखा होगा, वहां पर उसी लाइन में अमित शाह साहब भी बैठे थे, राजनाथ सिंह जी बैठे थे, वहां में हमारे अजीत पवार साहब भी बैठे थे। पूरे देश ने देखा है, कमी कहाँ है? कमी कहीं नहीं है। देखने वाले की नजरिया बराबर नहीं है, उनके चश्मा उतार के देखना चाहिए। आने वाले विधानसभा में हम अपने ढंग से, अपनी ताकत से, जनता के सपोर्ट से चुन के आने वाला है। और अजीत पवार जो है वो तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन जनता ने फिलहाल जो बताया है ना वो जाहिर तौर पे आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन संजय जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर है कि राज्य में जिस तरह के समीकरण केंद्र में है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि उद्धव गुट को लेकर एक संतुलित रुख अपना सकती है भाजपा नेतृत्व, और ऐसे में जरूरत पड़ने पर जो है वो बीच का रास्ता निकल सके ताकि बातचीत हो सके। क्या लगता है कि यहाँ से भी उतनी ही कोशिशें की जा रही है जितनी वहां से? नेहा जी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं ये देना चाहता हूँ जवाब आपको। पहले मोदी गारंटी, मोदी 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 10 साल से लोगों ने बहुत सुना। एनडीए कहीं जिक्र नहीं होता था एनडीए का। जेपी नड्डा तरीके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहते छोटी पार्टियों खत्म कर देंगे। छोटी पार्टियों से मतलब नहीं, छोटी पार्टी देश हित में नहीं होती है। आज आप देखिए जो हमारी जनता ने 140 करोड़ जनता ने जो वोटिंग दिया,
जो दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। तो जो मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा था, मोदी जी 70 अपनी सीटें बता रहे थे, आज उनकी स्थिति क्या हुई? सरकार तो सर बना ली ना, सरकार तो बना ली ना। न्याय जी बात पूरी होने दीजिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। नहीं मुद्दे पे आइए ना, जो मैंने सवाल आपसे पूछा उस पे आइए आप। मैं उससे भी आ रहा हूँ। पहले 2 सेकंड मुझे 10 सेकंड इसके लिए दे दीजिए ना। हाँ। जो मोदी जी बराबर कह रहे हैं कि हमारे बराबर सीटें नहीं जीत पाए, तो मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी को संवैधानिक पद में है, मैं बताना चाहता हूँ आज प्रतिपक्ष का नेता ही बन रहा है और इनके साथ में ईडी थी, सीबीआई थी, प्रधानमंत्री थे। चलिए बाकी सब चीज ठीक है, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर लगता है आपको कि झुकाव हो सकता है भविष्य में? हमारा गठबंधन जीता है तो अपने बहुत बड़ी चुनौती हमने स्वीकार की, जिसके बैंक में अकाउंट बंद कर दिए जी न करने दी जा रही हो, न करने दिया जा रहा हो। एक सेकंड संजय जी एक सेकंड। देखिए राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी संजय जी आ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए ना संजय जी, एक सेकंड रुकिए, मैं आ रही हूँ। राजीव जी अरे आ रही हूँ, आपका रुक करूंगी, आपको पूरा मौका दूंगी, 2 सेकंड के लिए वेट तो करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए ना सर, ऐसे नहीं। देखिए कोई फोन लाइन पे जुड़ा हुआ है तो वो हैंड रेस तो नहीं कर सकते ना सर, बोल के ही कह सकते हैं कि मुझे कुछ कहना है। आप लोग तो वीडियो पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं ना, फिर मैं आती हूँ, आपका रुक करती हूँ। राजीव जी ये बात साफ है कि उनसे पूछा जो है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, जैसे वो इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो बार बार कहा जाता था कि बीजेपी को हम उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी की सत्ता में आने नहीं देंगे, लेकिन पूरे कुनबे को मिलाकर भी अगर देखा जाए उससे बीजेपी ज्यादा है। तो कहाँ से बात करते हैं कि हमने जीत लिया, हमने राजीव जी मैं इसी बात में तो आ रहा हूँ ना, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बीच में टॉपिक तो थोड़ा काम चलेगा, पूरी नहीं होने दे रहे। नहीं बात देखिए, जब बात सही कही जाती है ना संजय जी तो बड़ी दिक्कत होती है, सुना नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, और जब झूठ इंसान बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये हकीकत है कि कांग्रेस 99 सीटें और आप लोग कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं ना इस वक्त, सरकार तो बन गई है। मैं डिबेट कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, 8 साल से मैं डिबेट कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी सुनने किसी बात की, लेकिन क्योंकि मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। बात रखिए ना, हम 34 सीटें लेके आए हैं तो उसके पीछे हमारी अपनी जनता की मर्जी थी, लेकिन इनकी तरह नहीं कि इनके प्रधानमंत्री, इनके पूरे मुख्यमंत्री, इनकी पूरी लॉबी, पैसे की लॉबी, हमने तो पहले चल के चुनाव प्रचार किया, इन्होंने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इससे प्रचार किया, और मोदी ब्रांड हमारा कैंडिडेट कोई था ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ना होने के बाद भी अगर हमको 234 सीटें मिली है तो ये हमारी जनता को शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता ने हमको बिना किसी कैंडिडेट के कितनी सीटें दी। अरे भारतीय जनता पार्टी और एडीए सोचना चाहिए, इनके पास तो मोदी ब्रांड था, मोदी नाम था, जिसको 10 साल तक मोदी 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 गारंटी। अभी 5 साल तो और सुनेंगे ना सर। मोदी संजय जी धैर्य रखिए थोड़ा सा, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटी पार्टी खत्म करने जा रहा था, संजय जी नहीं ऐसे नहीं, सरकार बना रहा है। ठीक है, अभी 5 साल और सुनना पड़ेगा ना। अहंकार में डूबा हुआ था, आज उसकी स्थिति नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा सर कि ऐसा कौन सा बड़ा तीर आप लोगों ने चला दिया कि इतने अति उत्साहित आप लोग हो गए। अभी तो फिर से एनडीए की सरकार बन गई केंद्र में, फिर से बन गई केंद्र की फिर से केंद्र में सरकार बन गई है सर, कुछ नहीं कर पाए ना आप लोग। सरकार बन जाएगी नया जी, जब इंडिया का जैसे महाराष्ट्र में हाल किया, उत्तर प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, बिहार हुआ, यहाँ तक कि बिहार में पश्चिम बंगाल में हुआ। आप देखिए, खुद देख लीजिए आप। मैं मुखलेश जी आ रही हूँ, राजीव जी कभी मैं रुक कर दूंगी। नहीं ऐसे नहीं, एक सेकंड मैं संजय जी बीजेपी की 3 सीटें चुनाव लड़ी थी, आज 9 सीटों पे आ गई। ठीक है, इतने बड़े मोदी ब्रांड 70 रैलियां जी, नकली शिवसेना बता रहे थे, नकली एनसीपी बता रहा था, क्या हुआ? सारे डिबेट में उन्होंने बोल दिया नकली असली सारे बातें क्या क्या ना जाने कह दिया। अरे असली है तभी तो हमें मंत्री पद मिल रहा है,
असली है तभी तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन नहीं, जाए। असली और नकली तो फिर तभी जनता तो ने सब तय कर कुछ दिया ना, सही जनता ने हो तय रहा कर है। दिया ना, नकली एक असली सीट की आप चक्कर निकाल छोड़िए, पाए हैं। आप अपने जनता संभालिए और अपने लोगों को संभालिए, क्योंकि चर्चा का विषय है कि उद्धव साहब ठाकरे भी सरकार में जा सकता है, ऐसे चर्चा चल रही है साहब। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे के अंदर आप इंक्वायरी करा लीजिए, चर्चा कार्यकर्ता हूँ। अब हम क्या करें, लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम तो चाहते हैं आप भी आ जाइए, आपके लोग भी आए, सरकार में शामिल हो जाए। अरे हम क्यों शामिल होंगे, हम सरकार अपनी बनाएंगे, इंडिया सरकार बनाएंगे। बनाइए, बताइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन जब रस्सी जल गया बल नहीं गया बनाइए। ठीक है राजीव जी, जब ठीक रस्सी होगा है, तभी तो बांधेंगे ना, रस्सी नहीं आपको क्या हाथ में कहाँ से बांधोगे किसी को? चाचा से गद्दारी कर रहे हैं, जो चाचा नहीं ठीक है ना, अरे वो जनता तय करेगी, आप लोग कौन होते हो? आप अपना घर बचेंगे, अपना घर को बचेंगे, अपने कार्यकर्ता का मन जीतिए, कार्यकर्ता जनता का मन जीतिए। ठीक है, ये चिल्ला पुकार करने से सर कुछ चुनाव नहीं हो होने गए वाला हैं, अब नहीं है। ना ऐसे मत करिए, एक एक करके अपनी बातों को रखिए प्लीज, चिल्ला इस तरह पुकार से करने से कुछ एक होने एक वाला करके। नहीं है नेहा जी। हाँ। जो हो गया है, सरकार बन चुकी है, बन रहा है, हाँ, तो शपथ विधि भी हो रहा है, मोदी जी की राज आ चुके हैं, मोदी जी फिर से जो है सारे लोगों को लेके, मैं सोचता हूँ इससे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लोगों के जनता के न्याय, जनता के भरोसे में खड़ा उतरेगा। ये चिल्ला पुकार करने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार देखिए तो बन रही है 9 सुबह उठ के चिल्ला पुकार करते हैं, डेली न्यूज खोलो तो टेलीविजन में दिखता है, ठीक है, क्या हासिल कर लेंगे? ठीक है राजीव जी, देखिए कल अब मुख्य प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से। अब सवाल इस बात को लेकर है कि उद्धव ठाकरे की क्या केंद्र को इतनी जरूरत है, मोदी को इतनी जरूरत है, या उद्धव ठाकरे को इतनी जरूरत है? किस तरफ से ज्यादा जरूरत आपको लगती है इस संदर्भ में, और कोशिशें कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि की जा रही है? अन्य सतही तौर पर अगर देखा जाए तो जो एनडीए गठबंधन है वो अपना दमखम दिखा चुका है कि अब इस गठबंधन को हम पूरी तरह से सुदृढ़ कर चुके हैं। नीतीश कुमार भी खुले तौर पर कह चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी खुले तौर पर कह चुके हैं। अब ये गठबंधन पूरी तरह से सुदृढ़ है, इसमें किंतु और परंतु की कोई बातें नहीं रही हैं। बार बार चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कहा गया है कि ये वक्त में सही नेता सही हमारे देश के लिए मिला है और उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे। जो नीतीश कुमार भी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी काम करें हम आपको पूरी तरह से सहमति दे रहे हैं। जो अगर तस्वीरों में देखा जाए तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना समर्थन देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगे, हालांकि मोदी ने उन्हें बीच हाथ में रोक लिया और एक गले लगा लिया, इस तरह की बातें हुई थी। तो ये इस तरह से स्पष्ट है कि पूरा जो एनडीए कुनबा है वो अब एक सुदृढ़ किले के रूप में तब्दील हो चुका है। इसमें अब किसी और की गुंजाइश नहीं बनती है। बाहर से जो लोग हैं वो जरूर चाहते हैं कि हम वहां जाएं। कई बार अलग अलग जो बयान दिए गए तो उसमें यही देखा गया है कि उस कुनबे में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते थे कि किसी तरह से कहीं से कुछ और अगर हमें बुलावा आता है तो हम उसे तुरंत लपक लेंगे। संजय द्विवेदी जी बार बार कहते हैं कि नहीं, हम किसी हाल में नहीं जाएंगे, हम कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन उनके नेताओं का बयान जो था वो बार बार यही दर्शा रहा था कि वो चाहते जरूर हैं कि हमें बुलाया जाए और हम वहां चले जाएं। लेकिन वही है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बीजेपी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि जो बातचीत और जो व्यक्तिगत रिश्तों की बात है वो आज भी चल रही है, आज भी रहेगी। लेकिन ये है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो गुट है उसकी तरफ से किस तरीके से किया जाए। अगर देखा जाए तो वक्त किसको कितना दिया गया उस समर्थन के स्टेज पर, उसमें देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने अच्छे खासे वक्त से पूरी वहां अपने बात को भी रखा और आगे आने वाले बात को भी रखा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वो पार्टी के साथ हैं, इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा। वहीं अजीत पवार महज 30 से 35 सेकंड, इससे ज्यादा समय उन्होंने नहीं लिया, तुरंत के तुरंत निकले, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका परफॉर्मेंस रेट रहा है वो कम रहा है। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट ने अपना परफॉर्मेंस वहां दिखाया है, तो इस बात को लेकर उनको भी लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी महत्ता रहेगी और इस बात को लेकर वो एक साथ दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो
लोगों ने जो समर्थन के बाद उन्हें जो बधाइयां देने लगी, उस समय वो एकनाथ शिंदे काफी देर तक उनके करीब खड़े थे। वहीं अजित पवार तुरंत उनसे मिले और अजित पवार प्रफुल्ल पटेल वहां से निकलते चले गए। महज 2 सेकंड की मुलाकात के बाद वो निकल चले गए। अब ये बात ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरा क्या समीकरण बैठेगा, हाँ। वो निश्चित तौर पर पवार परिवार के तरफ से अलग अलग, श्रीनिवास पवार हो, रोहित पवार के पिताजी हो, वो राजेंद्र पवार हो, इन लोगों ने बार बार ये कहा कि अजित पवार के लिए किया गया या सुनेत्रा पवार को जो बारामती के सीट पर खड़ा किया गया वो बेहद गलत था। श्रीनिवास पवार ने भी कहा, राजेंद्र पवार जो रोहित पवार के पिताजी हैं, जो कि करजत और जामखेड़ा से विधायक हैं, उनके पिताजी ने भी कहा कि ये बात बहुत गलत कही गई। अब 10 तारीख को जिसमें एनसीपी के स्थापना का दिवस है, उस वक्त भी देखने को मिलेगा कि आखिर क्या माजरा होता है। हाँ। क्या अजित पवार फिर से उधर जाने का रुख करते हैं या क्या नहीं। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि एक जैसे कहते हैं साइलेंस की स्थिति है, कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो गई है कि जैसे ही सीटों का विधानसभा के अक्टूबर में विधानसभा इलेक्शन है, उसके सीटों के बंटवारा की प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय वो भगदड़ मच सकती है जरूर, क्योंकि अजित पवार की महत्वाकांक्षा बहुत ही ज्यादा है और बराबर वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस पद की तरफ से वो देखते रहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा तो ये भी थी कि पार्थ पवार को संसद में भेजे। 2019 में पवार परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने मावल से पार्थ पवार को खड़ा किया था। हालांकि पार्थ पवार हार गए और इसके बाद वो भी महत्वाकांक्षा थी कि अपने बेटे को, अजित पवार के बेटे जो पार्थ पवार है, उनको संसद में भेजे, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इस तरह की महत्वाकांक्षाएं जिस व्यक्ति के पास होती है वो कभी भी पाला बदल सकता है। पवार परिवार में फिर से उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि पारिवारिक रिश्ते तो कहीं अलग है नहीं, लेकिन एक बार फिर से परिवार में ये रिश्ते जा सकते हैं, क्योंकि पवार की माता जी, अजित पवार की माता जी थे, वो सुप्रिया सुले जीतने के बाद मिली थी और मिलने के बाद उनका आशीर्वाद भी लिया था। उनके पिताजी से, चाचा जी से वो मिलने भी आए थे। तो ये पारिवारिक रिश्ते अभी भी उसी तरह से हैं। जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो भले ही अलग दिख रहे हैं, लेकिन एक तौर पर कहा जाए तो वो ये कभी भी हो सकते हैं। तो वो अनडिपेंडेबल जो व्यक्ति है वो अजित पवार की तरफ से वो बात हो सकती है और कभी भी वो लौट सकते हैं। अब ये जरूर है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, अब इसकी स्थिति उसके लिए बड़ा मुश्किल से समय भी हो सकता है, क्योंकि बार बार वो चाहते थे एनडीए की तरफ से अपना मिलना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, तो कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ठीक है संजय जी, जल्दी से 10 सेकंड है सर बस। उद्धव जी ने स्पष्ट कहा, हमारे कार्यकर्ता स्पष्ट कह रहे हैं, हमारे पार्टी नेता स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे एनडीए में हम जाने। ये तो एनडीए में वाली बात हो, ये एनडीए द्वारा चलाई गई है। ये जो बराबर नैरेटिव डाले जाते हैं कि साहब उद्धव ठाकरे आना चाह रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ राजनीति, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। एनडीए में ना उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूपीटी शामिल होने की बहुत सारी चीजें इशारों में कह दी जाती है। हर चीज इंसान बोल के नहीं कहता है, बहुत सारी चीजें कही जाती है, उन चीजों को समझने की जरूरत होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है मेरे पास संजय जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।